अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर ज़ेर गौर आया और उसके साथ ही आज काफ़ी अरसे बाद अडयाला जेल का ट्रायल भी शुरू हुआ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया से भी कुछ अहम गुफ्तगू की है। और इसके अलावा कल की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की तारीख में दूसरा फील्ड मार्शल मुकर्रर कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने हैं जिन्होंने बकलम ख़ुद एक फील्ड मार्शल के ओहदे पर मौजूदा आर्मी चीफ़ को तरक्की दी है। और फिर आखिर में कुछ आज तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। पार्लियामेंट के अंदर PTI के चेयरमैन और ML वली ख़ान एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास के दौरान एक दूसरे से उनकी झड़प हो गई। वो किस मामले पे हुई, बड़ा ही दिलचस्प मामला है। गो के PTI के चेयरमैन जनरल हफीज़ की तरफ से माफ़ी भी मांगी गई, मगर ये मामला क्या है इस पर भी आखिर में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो हम मेरे ख्याल में कल की जो सबसे बड़ी खबर है, फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है मौजूदा आर्मी चीफ़ को। तो कानून में जो आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर फील्ड मार्शल के ओहदे का भी जिक्र है जो आर्मी चीफ़ के ओहदे से ऊपर होता है और उसमें ये भी लिखा है कि ये ओहदा एजाज़ी होता है और ये ताहयात होता है। अब ये जो ताहयात ओहदा है इससे मुराद तो यही है, और जो हमारी कुछ दफ़ाई तजज़ियाकारों से बात हुई है और जो फ़ौजी कानून के माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये कोई प्रैक्टिकली कमांड एंड कंट्रोल का ओहदा तो नहीं है, मगर कोई भी शख्स ये ताहयात फील्ड मार्शल का जो ओहदा है उसको एंजॉय कर सकता है, जिसको वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल बनाए। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिविलियन को भी फील्ड मार्शल तैनात किया जा सकता है आर्मी रूल्स और रेगुलेशन के तहत, और फिर उसको फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्हीं कवायद के तहत फील्ड मार्शल के ओहदे से रिटायर भी कर सकती है। ये भी कवायद का एक हिस्सा है। इसका तो मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट करता है तो इसलिए रिटायरमेंट। एग्जैक्टली। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर एक एजाज़ी ओहदा है तो उससे रिटायर करने से क्या मुराद है, ये इसकी तफसीलात तो अभी सामने नहीं आई, और मगर यकीनी तौर पे रिटायर करने से मुराद यही होगा कि उसको वो जो एजाज़ है वो ख़त्म कर दिया जाए या उससे ले लिया जाए, क्योंकि आमतौर पे एजाज़ी ओहदे जो हैं वो इतनी आसानी से वापस नहीं लिए जाते, मगर ये कवायद में ये चीज़ मौजूद है। और फिर हमारे सामने मिसाल मौजूद है, फील्ड मार्शल अयूब खान पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे, मगर उन्होंने अपने आप को खुद ही मुकर्रर कर लिया था। वो किस तरह उन्होंने कैबिनेट के थ्रू करवाया था? बिल्कुल, वो कैबिनेट के थ्रू ही करवाया था, लेकिन उनकी कैबिनेट के अंदर दो बड़े दिलचस्प शख्सियात थी। एक तो जनरल बर्की थे जो फील्ड मार्शल अयूब खान की काबीना के वजीर थे, और जनरल बर्की की फैमिली से ही इमरान खान जैसे स्टार एक लेजेंड क्रिकेटर जो हैं वो सामने आए हैं। और फिर दूसरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो भी अयूब खान की कैबिनेट का हिस्सा थे। ये वो कैबिनेट थी जिन्होंने उस फील्ड मार्शल के ओहदे पर अयूब खान को तकर्री की मंजूरी दी थी। तो आज भी शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बहुत से नामवर चेहरे हैं जिन्होंने इस फैसले की मंजूरी दी है। उसमें पीपल पार्टी के वज़रा तो नहीं है, मगर ऑब्वियसली सदर मुमलिकत हैं, उसके आइन में उनके पास अख्तियार है कि हुकूमत की किसी भी एडवाइस को वापस भेज सकते हैं 14 दिन के लिए, मगर मेरे ख्याल में इस मामले में तो नहीं। दूसरा ये है ना कि अगर उनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता, मुख्तलिफ राय होती तो वो आ चुकी होती। अगर वो गवर्नमेंट के साथ वो एग्री कर रहे हैं तो उन्होंने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है जितनी भी है उनके पास है, सदर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, बाकी सारे। तो फिर नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैंने उनसे जो वो मशवरा करके ये किया है। बिल्कुल। और अब सजेस्ट वो कह रहे हैं मैंने किया है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इस मामले पे बहुत से लोग शायद दावेदार हैं इस हवाले से, और ख़ास तौर पे दिलचस्प बात तो ये हुई है कि फैसल वाडा साहब जो हैं जी उन्हें वो नून लीग पर बड़े बरसे हैं। जब उनको ये पता चला कि उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जंग के जितना मंसूबा और डिज़ाइन जो है वो नवाज शरीफ साहब ने तैयार किया था, तो उसके ऊपर फैसल वाडा साहब का भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। बहरहाल हम वो अल्फाज दोहराते तो नहीं है क्योंकि वो नून लीग की सपोर्ट से और पीपल पार्टी की सपोर्ट से ही पार्लियामेंट में मौजूद है, सेनेटर बने हैं, मुअज़्ज़ज़ सेनेटर बने और 6 साल के लिए बने हैं। तो उनके और वो हर थोड़े अरसे बाद जो है वो ठीक ठाक नून लीग की और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अपनी जगह क्लास लेते हैं, जगह दिखाते हैं, पूरी औकात दिखाते रहते हैं। लेकिन अब उसमें हम जैसे लोगों के लिए बड़ा अलमिया है कि हम क्या इस बात पे कहें कि ये तो इनका घरेलू झगड़ा है, फैसल वाडा को लाने वाले भी यही हैं
तो ये आपस में बैठ के तय कर लें। मगर उसमें बुखारी ने सुना है फैसल वाडा के बयान पे भी रद्द अमल दिया है, मगर मैं फिर यही कहूँगा कि बाद में सब सिर शक्कर हो जाएंगे, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो अब ये बताएं कि फील्ड मार्शल तो बन गए हैं भारत के अंदर, तो इस फैसले के ऊपर पहला सवाल तो यही उठता है ना कि ज़ाहिर बात है जो भारत के साथ जंग हुई है उसमें हमारी अफवाज ने बड़ा ज़बरदस्त एक रोल प्ले किया है पूरी दुनिया के सामने, ख़ास तौर पे हमारी एयर फोर्स ने जो कुछ भारत के साथ किया और फिर बड़ी अफवाज ने भी जो भारत के साथ किया, उसके बाद तो ये एज़ाज़ तो मेरे ख्याल में हुकूमत की नज़र में ही बनता था और आप सब समझते हैं कि ये बनता है। लेकिन फील्ड मार्शल का नाम सुन के पहला तासुर यही आता है कि लो जी अब तो अयूब खान की तरह 11 साल। तो आपको क्या लगता है कि ये तासुर गलत है या दुरुस्त है? वैसे पहली तो बात तो यह है कि जो आर्मी चीफ की जो मुद्दत है वो 3 से 5 साल की लेजिस्लेशन पहले ही ये हुकूमत कर चुकी है। तो जो उनकी रिटायरमेंट 20-25 नवंबर में थी, अब 27 में जो है वो पहले ही है, और उस पर मज़ीद एक्सटेंशन भी प्राइम मिनिस्टर में दे सकते हैं। एक तो वो चीज़ चल रही थी कि ऑलरेडी एक्सटेंशन हो चुकी है और मज़ीद भी दी जा सकती है, तो अब ये ताहयात वाला जो है वो ठप्पा लगा के मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने चलें जो जंग जीती जो माहौल है, जो भारत को आपने पैगाम देना है बर्तरी का या जंग जीतने का पूरा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर सी बात है इस किस्म के सवालात तो हैं, मौजूद हैं कि ये निज़ाम फिर चलता रहेगा, इसी तरह ही चलता रहेगा, या नए आगे चलकर नए आर्मी चीफ आएंगे या इनकी एक्सटेंशन होती रहेगी। या एक और बात फैसल वाडा ने की, ये भी थोड़ी सी कानूनी है कि उन्होंने कहा कि जब वो उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है या उनको प्रमोट किया गया है या इजाज़ी ओहदा दिया गया है, तो उन्होंने जो एयर चीफ हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो उन्होंने की है और वो अब किया करेंगे आर्मी चीफ ने। अच्छा, हाँ, वो फैसल वाडा साहब नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कुछ कह रहे थे, तो अकील कानून में तो शायद इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो अकील जो बैरिस्टर अकील है वो भी कह रहे थे कि कानून में नहीं, कानून में ऐसा नहीं है। तो फैसल वाडा साहब ने शायद कहा था कि चलें कानून भी बदल देंगे। हाँ, ये बात उन्होंने की थी। फिर मेरे ख्याल में शायद अब अगला क्लिप मैंने नहीं देखा, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद बैरिस्टर अकील या हुकूमत की जानिब से कुछ कहा गया होगा, क्योंकि माजी करीब में ऐसी लेजिस्लेशन हम देख रहे हैं जो होती जा रही है और अब आगे बहुत कुछ जो है वो होने को है। तो इसलिए जो MNAs अगर आप फॉर्म 47 के बन के आएंगे तो फिर उनके हाथ में भी फिर इतना ही होता है। बिल्कुल यही बात है। मगर बात हमने शुरू की थी कि भारत में इसको कैसे इस खबर को रिसीव किया गया। मेरे ख्याल में सवाल तो ये उठते हैं कि पाकिस्तान ने अगर भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर अपने आर्मी चीफ को एजाज़ दिया है, फील्ड मार्शल बनाया है, तो फिर भारत भी तो ये दावा कर रहा है ना कि हमारी बड़ी कामयाबी हुई है। तो भारत के जो आर्मी चीफ हैं उनको तो कोई एजाज़ नहीं दिया गया, उनका तो मुझे नाम भी नहीं पता, शायद आपको पता हो। मुझे अच्छा, आपको भी नहीं पता। बार जो भी है, जो भी आर्मी चीफ है भारत का, तो या तो उसको फिर बरतरफ किया जाए अगर हार गए, अगर हारे नहीं और जीते हैं तो फिर उनको भी फील्ड मार्शल बना दिया जाए। तो नरेंद्र मोदी के लिए मतलब एक बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है और ये एक किस्म का बयानिए का एक बहुत बड़ा हमला है, अब जिसका जवाब मेरे ख्याल में भारतीय हुकूमत की तरफ से आना चाहिए कुछ ना कुछ। और आपके ख्याल में उनको क्या करना चाहिए? अभी तो मेरा ख्याल है जो मोदी है उनको मज़ाहमत या तनकीद, सख्त तनकीद का सामना वैसे भी है। जिस तरह आप राहुल गांधी का आपने स्टेटमेंट पढ़ा, ये तो है ही है कि वो इसका जवाब कैसे देंगे कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद मोदी सरकार जो है वो क्या सोच रही है कि जयशंकर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था, तो वो कहते हैं कि अगर आपने बता दिया था तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो जेट्स, त्यारे, राफाल जो गिरे हैं उनके ज़िम्मेदार आप हैं। तो वो ऑलरेडी उस क्रिटिसिज्म को तो भुगत रहे हैं। अब वो फोर्सेस वाइज क्या करेंगे, मेरा वैसे ज़ाती तौर पर नहीं ख्याल कि वो फोर्सेस को उस लेवल पर लेके जाते हैं। पाकिस्तान और भारत में ये जो इख्तियारात हैं, यो इस किस्म की जो लाइन है, मेरे ख्याल में टोटल मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में वहाँ पे अगर जंग के हारने की जिम्मेदारी अगर है भी, अगर वाकई उनका नुकसान हुआ है, तो भारत के अंदर ये रवायत है कि वहाँ का जो वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर दिफा है, जो सेक्रेटरी दिफा है, वो इसकी जिम्मेदारी लेता है। ये मैं भारत की बात जी भारत। और अगर जंग जीतता है तो उसका क्रेडिट भी वो वज़ीर आज़म लेता है, वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा लेता है। और अगर हारते हैं तो कोई ना कोई इनमें से या तो वज़ीर दिफा को तब्दील कर देना चाहिए अब मोदी को,
या सेक्रेटरी दिफा को तब्दील कर देना चाहिए। आर्मी चीफ जो है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई ऐसी बराह रास्त कोई ऐसी चीज़ आएगी कि अब वो खुद या तो रिज़ाइन करे या फिर उसको बरतरफ कर दिया जाए भारत के अंदर। नहीं, ऐसा बज़ाहिर तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि मेरे ख्याल है ओनरशिप पूरी जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ले रही है, या वज़ीर दिफा और बाकी जो उनके लोग हैं। चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो भी मंसूबा और डिज़ाइन बनाया हम उसमें कामयाब हो गए, क्योंकि खुदा न खासा अगर कुछ और मामला होता तो फिर इसकी डेफिनेटली सारी ज़िम्मेदारी तो फिर हुकूमत पे और शहबाज शरीफ पे और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पे ही आनी थी। मगर बहरहाल जो भी हुआ, वो कहते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो ये मामला तो फील्ड मार्शल का है। और एक तकनीकी सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है और मैंने ज़रूर पूछना भी है कि अगर लेट्स से कि आर्मी चीफ जो हैं 2027 में जब भी रिटायर होते हैं तो वो आर्मी चीफ का ओहदा, उस पर अगर नया बंदा कोई तैनात नहीं किया जाता तो क्या जो फील्ड मार्शल होता है वो कंटिन्यू अगर करता है ताहयात, तो क्या वो फिर कमांड कंटिन्यू करेगा जब तक नया आर्मी चीफ पॉइंट होगा? ऐसे कभी हुआ तो नहीं? अभी मेरा ख्याल है वाइल्ड गैस। जी, एक नई चीज़ है। अब पता चलेगा कि उस पर लॉ, कानून, रूल्स क्या कहते हैं आर्मी एक्ट के, या ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इसके हवाले से कुछ सेपरेट लेजिस्लेशन हो जाए क्लैरिटी के लिए कि इस सूरत हाल में होगा क्या कोई नया आर्मी चीफ अपॉइंट होना है, क्योंकि ये भी अब सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आर्मी अभी मेरा ख्याल है ये बहस बहुत कबल अज़ वक्त है। नवंबर 2027 बहुत दूर है, तकरीबन 2.5 साल जो है वो तकरीबन जो है वो रहते हैं। तो इसलिए ये बहस तो बहुत कबल अज़ वक्त है कि क्योंकि अगर नवंबर 2027 की जब हम बात करते हैं तो जो इलेक्शंस होंगे, अगर 5 साल के बाद इलेक्शंस हों पाकिस्तान में, तो वो भी करीब होंगे, तो पूरा एक डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, सिचुएशन बदल सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर 3-4 साल के बाद सिनेरियो तो बदलता है। 2018 में इमरान खान तो आगे सज धज के, लेकिन 22 में वो घर चले गए और नए जो है वो आगे। अब 3 साल इनको हो गए हैं, अब 1 साल मजीद जो है वो हो सकता है ये भी रहे और कोई और सिनेरियो बन जाए। भारत जी, बड़ी बात है। वैसे मैं तो समझता हूँ कि जितनी मेहनत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की है, उनको भी कुछ ना कुछ तो एजाज़िया मिलना चाहिए था या एजाज़ मिलना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब ने मंसूबे को डिज़ाइन भी किया था, तो उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ी बेलौस खिदमत की है। और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि ये सारा कुछ तो मंसूबा जो तैयार किया था वो आर्मी चीफ ने किया। तो चलें, अच्छी बात है। मेरिट के ऊपर एक डिसीजन लिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। तो अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज एक नई बात सुनने को मिली है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस शाहिद बिलाल साहब, उनको बड़ा अफसोस हुआ है कि एक जजेस के सीनियरिटी से मुतल्लक एक दरख्वास्त में एक सियासतदान इमरान खान ने ये दावा किया अपने वकील के ज़रिए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो निशाना बनाया गया है, उनको सीनियरिटी उनकी तब्दील करके, उसकी वजह वो फ़ैसले हैं जो उन्होंने इमरान खान के या PTI के हक़ में किए। तो इस बात पे जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो हैं वो बड़े ही बरहम हुए और उन्होंने कहा ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि जो जजेस हैं वो किसी के हक़ में फ़ैसला करते हैं सियासतदान के, और तो ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम है। तो मेरे ख़्याल में एक सियासतदान ने अगर ये बात की है तो ये और बात है कि आम तौर पे ये लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती कि कोई जज किसी के हक़ में फ़ैसले करता है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि अब जस्टिस बिलाल भी इस बेंच पे बैठ के जो फ़ैसला करेंगे वो किसी न किसी नून लीग के, पीपल पार्टी के, PTI के हक़ में जाएगा। जारी बात है। बिल्कुल। और अगर नून लीग या PTI के और पीपल पार्टी का कोई बंदा ये कह दे कि जस्टिस शाहिद बिलाल ने क्योंकि हमारे हक़ में फ़ैसला किया इसलिए जस्टिस शाहिद बिलाल के ख़िलाफ़ मिसाल के तौर पर कोई रेफरेंस चला गया, अगर तो वो मतलब तो ये सियासतदानों को तो आप रोक नहीं सकते। मगर आप एम्बेरस किसको करना चाह रहे हैं ये रिमार्क्स दे के? उन जजेस को कि जिनके बारे में एक सियासतदान ने ये कह दिया। मगर हकीकत यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ तो स्टार्ट उसी वजह से हुआ कि जो वजह, जिसकी एक वजह ये बयान की जा रही है इमरान खान की तरफ से कि टारियन वाइट के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस दूसरे जो थे उनके साथ अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उन्होंने टारियन वाइट के केस में दरख्वास्त जो है वो डिसमिस कर दी थी और जस्टिस आमिर फारूक ने बेंच भी बदल दिया था बाद। इसमें जो जस्टिस शाहिद बिलाल ने बात की है कि उन्होंने कहा कि ये मैं डिसमिस कर दूं और विद कास्ट, मतलब जुर्माने के साथ जो है वो ये मुस्तरद कर देता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस तरफ नहीं जा रहा
फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि उनको भी शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर जुडिशरी जिस तरफ जा रही है, जिस रुख पे जा रही है, हमें भी ये बात करते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि 6 जज जिन्होंने 1 साल अपने चीफ जस्टिस को ये सारी चीज़ें बताते रहे और 1 साल के बाद उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त की सूरत में बताया कि ये हो रहा है, आप मेहरबानी करें अदलिया को बचा लें। और अब उन 6 जजेस को ही मुजरम के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। आज जो फैसल सिद्दीकी थे, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये जो 5 जजेस का केस है ट्रांसफ़र का, इसमें बड़ी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। 3 ग्रुप्स ऑफ जजेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। 5 पटिशनर हैं, 3 ट्रांसफ़र जजेस हैं और 4 वो चीफ जस्टिस हैं, 3 हाई कोर्ट्स के और 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये तीनों जुडिशरी के हैं। तो इनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, इसका नुकसान इदारे को होगा, तो इसलिए इसकी सेंसिटिविटी को देखना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो सेंसिटिविटी हमें नज़र नहीं आती, जैसे शाहिद बिलाल ने पिछले दिनों ये भी कहा कि उनको तो कभी भी 13 साल में कभी अप्रोच करने की कोशिश नहीं की गई, कभी किसी ने नहीं किया। उनसे डरते होंगे ना शायद, जस्टिस शाहिद बिलाल से डरते होंगे। अब मैं जस्टिस शाहिद बिलाल साहब के लिए ये जो है वो ये पैराग्राफ नंबर 6 है जो 25 मार्च 2024 को ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इन 6 जजेस ने। उसमें उन्होंने एग्जैक्ट लिखा था कि इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट केस से जजेस की, ये मैं ख़त का वो पढ़ रहा हूँ कोट एंड कोट, कि इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट केस से जजेस की राय में इख्तलाफ का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने टेरियन वाइट केस काबिल समात करार दिया। टेरियन वाइट केस इमरान खान से मुतल्लिक था। तो जबकि केस नाकाबिल समात करार देने वाले जजेस पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए बेहद प्रेशर डाला गया और ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया। मतलब ये वर्बली जो रखा गया था 2023 में जस्टिस बंदयाल के सामने, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर वो ये सिलसिला रुका नहीं है। अब बात ये है जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को, अच्छा बार बार हामिद खान साहब ने ये बात की, पहले मुनीर मलिक साहब ने थोड़ा सा टच करने की कोशिश की। ट्रांसफ़र जजेस वाला जो बेंच है ये उस तरफ सुनना ही नहीं चाह रहा कि सर्कमस्टांसेस क्या थे। मेरा ख्याल में ये थोड़ा सा उस तरफ जाते, बेशक फैसला न करते, इनको पता चल जाता कि इमरान खान ने फॉर एग्जांपल जो दरख्वास्त में लिखा है ये तो 6 जजेस ने अपने खत में लिखा था। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो बेंच में बैठे जजेस हैं उनको उन्होंने पूरी वो फाइल पढ़ी ही नहीं है कि जिन सर्कमस्टांसेस का बार बार हामिद खान और मुनीर मलिक उस तरफ लेकर जा रहे थे कि ये सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से शायद सारे मामला जो है हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल में आपने वो सुना होगा ना, जस्टिस शाहिद बिलाल की ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना कि मैं जुर्माना कर दूं और ये तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है किसी सियासतदान की तरफ से जी। कि किसी सियासतदान के हक में फैसले दिए गए हैं और ये शर्मिंदा करने वाली बात है उन जजेस को। मुझे तो ये वो वाली जैसे शायद बिलाल वाली बात है कि ब्लेमिंग द विक्टिम, यानी एक विक्टिम कह रहा है मेरे साथ ज्यादती हुई है और आप कह रहे हैं ओहो ये तो आप अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ऐसे थे कि आपके साथ ज्यादती हुई है। जनरल ज़िया के दौर में माजरत के साथ मुझे मिसाल देनी पड़ रही है, एक खातून नाबीना थी, उनके साथ ज्यादती हो गई। वो जब पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने गई, जो नाबीना खातून थी ज़िया के दौर में, तो उन्होंने कहा मेरे साथ मुल्ज़िमों ने ज्यादती की है। तो उन्होंने कहा पुलिस वालों ने ज़िया के दौर के कि मुल्ज़िम तो जब पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना, पहले तो आप पे जना के पर्चा हम काटेंगे क्योंकि आपके साथ ज्यादती हो गई है, इसका मतलब जना हो गया। तो आपने ये बात कही कैसे, आपने तो मान लिया। तो जस्टिस शाहिद बिलाल साहब के भी जो अप्रोच है वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है कि बजाय इसके कि वो अपने साथी जजों के साथ खड़े हों और ये इस खत तो तफसील से पढ़ें और इस हकीकत की छानबीन करें। सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जज बन गए हैं आप कह रहे हैं कि आप सियासतदानों के हक में फ़ैसला देने के हवाले से एक सियासतदान ने इल्ज़ाम लगाया है और मैं इसको जुर्माना करूँगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं कर दिया है, उन जजेस को शर्मिंदा कर दिया है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। भाई वो जजेस शर्मिंदा नहीं हो रहे, वो लिख के दे रहे हैं हमारे साथ ये हुआ है, पहले लिखा हुआ है और उन्होंने टेरियन वाइट केस का हवाला दिया हुआ है, उसका नंबर लिखा हुआ है। पता नहीं बहुत सारे लोग हमारे जो है ना अदलिया से जो जुड़े हुए हैं वो एमको की जन्नत में रहते हैं। वो समझते हैं बाहर सब आइन और कानून की दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक हो रही है। 26 तरमीम के फ़ायदे उठा रही हैं जजेस, तनख्वाहें 25-25 लाख रुपए इनकी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के ठंडे कमरों में बैठ के कहते हैं ओहो हो जजों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सियासतदानों के हक़ में। भाई कल जब जस्टिस शाहिद बिलाल फैसला देंगे तो मैंने पहले भी कहा
वो या तो नून लीग के हक में होगा या पीटीआई के हक में होगा। फिर अगर कोई कह दे कि जस्टिस शाहिद बिलाल के फैसला जो है वो नून लीग के हक में है, तो ये क्या ये तौहीन अदालत हो जाएगी? ये सिर्फ बातें करने की हैं, बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े बोल बोलना और इतनी हिम्मत ना करना कि उस खत को अदालत में पढ़ने की भी इजाज़त नहीं देते। आपको पता है इस खत को तो अदालत में पढ़ने की भी इजाज़त जरूरत नहीं है। उस वक्त जस्टिस शाहिद बिलाल किधर थे जब वो खत पढ़ने से रोक दिया था जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने? कहते हैं ना कि हाँ पढ़ें, आप खत तो पढ़ने नहीं देते और उल्टा ब्लेमिंग द विक्टिम। अब मतलब आप उन्हें एम्बेरस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, आप उन्हीं के खिलाफ जो है आप उन्हीं को जो है मजीद पोलिटिसाइज कर रहे हैं ये कह के कि ये एक इल्ज़ाम है। ये तो इशू नहीं है कि किसके हक में फैसला दिया था, वो तो खत में लिख दिया गया है। मेरे ख्याल में दिस इज़ टू मच और जजेस को अब थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए, बजाय उन 5 जजेस को मजीद निशाना बनाएं, टारगेट करें, एम्बेरस करें, इस तरह के रिमार्क्स देके आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए और ये बात पूछनी चाहिए कि उस केस का क्या हुआ। उस केस को भी आप प्रेजुडिस कर रहे हैं जो अभी सुओ मोटो में सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है, उसमें भी बैठ के आप ये कहें कि आप जजेस पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने लिख के क्यों दिया कि मैंने इमरान खान के हक में फैसला दिया, तो आप उन्हीं को ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाएंगे। बड़ा ही अफसोसनाक। दूसरी बात यह है ना कि एक बड़ी क्लियर जो आपने बात की, जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला दिया था, जब हुकूमत भी कह रही थी जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रही थी, उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने उठा लिया उनको कि ये असल जज ये हैं। तो ये वो आपने बात की, वो किसी के हक में भी जा सकते हैं। फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि उस वक्त हमें पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में जैसे शायद बिलाल कहते हैं कि कोई एज सच कोई जो वो इन्वॉल्वमेंट की कोई नहीं थी। उस वक्त भी हमें पता है कि जो वहाँ पे फुल कोर्ट हुई थी वहाँ पे भी ये बात हुई थी, वहाँ पे इल्जामात आए थे। शायद बिलाल की लाहौर हाई कोर्ट वो जब वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे ATC जो है सरगोदा अब्बास मोहम्मद अब्बास, उन्होंने इतना बड़ा जो किया था। फिर उसके बाद पिंडी के जज के खिलाफ जो रेफरेंस आया था, इतनी चीज़ें थी। फिर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा, इन्होंने इतनी चीज़ें आई, उसको बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग है। अपनी कमज़ोरी, अपनी बुज़दिली को कवर अप करने के लिए हम लोग कैसे कैसे जवाज़ घड़ते हैं। मेरे ख्याल में हम ही है ना, हमारा मुआशरा है, हमसे ही है ना, जजेस भी, हम साफ़ी भी, हम सारे अपनी बुज़दिली को कवर अप करने के लिए दूसरों पे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं कि ओहो आपने ये कह दिया, वो कह दिया। भाई जो असल मुल्क में हो रहा है वो इससे भी ज़्यादा संगीन है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि एक सियासतदान की दरख्वास्त जो लिटिगेशन में है, जो पटिशन डाली हुई है, और पटिशन एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। आप दरख्वास्त के साथ कुछ जुर्माना कर रहे हैं कि उसने कह दिया कि जना इन्होंने हक में फैसले दिए। क्या इस मुल्क में जजेस जो है फैसले में किसी एक के हक में नहीं होता, दूसरे के खिलाफ नहीं होता? ये बात कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? फिर एक मजाक बनाने वाली बात। फिर एक और जो चीज़ जो एक बैकग्राउंड जो है दिया जा रहा है कि ट्रांसफ़र जजेस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद तमाम कमेटी से इन सीनियर जजेस हैं और अच्छी काबिलियत रखने वाले जजेस हैं, अच्छा नाम रखने वाले जजेस हैं, उनका कभी कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, कोई करप्शन का कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं है और कम्पिटेंट जज हैं, जस्टिस बाबर सतार जैसे, जस्टिस क्यानी, बाकी। लेकिन उनको तमाम कमेटी से वो निकल चुकी हैं। अच्छा, ये सर्कमस्टांसेस हैं जो उनके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टू द पॉइंट चल रही है, ठीक है। इसके अलावा उनके सामने जो है वो जो अर्जेंट केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल अहम केसेस, उनके सामने केसेस नहीं लगते, ठीक है। और बेंचेस की तब्दीली, रोटेशन, एक बेंच दूसरा तीसरी चीज़ें, इतने वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बने हुए हैं। तो इन सब को मेरा ख्याल इग्नोर करके आप फोकस करना कि यही जो है वो मुजरिम है, या उनको बतौर मुजरिम जो वो बनाना, जिस तरह विक्टिम ब्लेमिंग की आपने बात की, तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट उस 25 मार्च 2024 वाले ख़त को देखती, जस्टिस काजी फाइज ईसा उस वक्त जब वो स्टैंड लेते, उन्होंने जो है उनको जो है उनके खिलाफ ही कार्रवाइयां जो है पनिश किया जा रहा है। जस्टिस शाहिद बिलाल जब लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाए गए थे तो कितने नंबर पे थे वो? उस वक्त तो मेरे ख्याल में 26वीं हनी तमीम नहीं आई थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, उस वक्त तो नहीं आई थी। तो शायद बिलाल साहब 5वें या चौथे नंबर पे थे शायद। तो बहरहाल एनीवे अब दूसरे मामले की तरफ चलते हैं। बड़े अरसे बाद आज इमरान खान साहब का तोशाखाना केस भी लग गया है। 2-3 महीने बाद शायद लगा अडयाला जेल, 3 महीने के बाद जो है केस लग गए। और बड़ी अच्छी बात है, आज मीडिया से उनकी गुफ्तगू भी हुई है। और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए लाहौर से टीम आई थी। हाँ। और उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार किया है और वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अपने वकला को कि जो पुलिस वाले हैं उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। फिर उनकी जानिब से कहा गया कि
क्योंकि 2 साल हो गए हैं, 9 मई 2023 को 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल में जब ये कहा जाता था या कहा जाता है कि ये जो वो बड़ा ओपन एंड शट केस है, इसमें एविडेंस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट जिसकी जो ट्रायल में एक एविडेंस के तौर पर कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, मतलब ये मुख्तलिफ जो माहिर कानून है उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इसकी ख़ास वैल्यू नहीं है। तो 2 साल के बाद इसको कराने की कोई वजह है या नहीं है, वो बहरहाल नहीं कर पा रहे। मीडिया को फीड करने के लिए एक नई कैंपेन चलने के लिए कि ये सवाल पे खान साहब की हार्ट बीट ऊपर हो गई, हार्ट बीट नीचे हो गई, इस सवाल के ऊपर ये हुआ, ये सारा मीडिया के लिए मेरे ख्याल में स्टेज करने की बात है। वरना जो पुलिस हमारी इतनी नालायक है कि अगर बात पॉलीग्राफी टेस्ट पे आ गई है तो फिर पुलिस वालों को घर भेज दें। मतलब आप ईसीजी 2 साल के बाद, वो भी 2 साल के बाद भाई आपके सबूत इतने मजबूत होने चाहिए कि इस तरह के ये जो टाटियां लगा के टूटियां लगा के पॉलीग्राफिक टेस्ट की आपको क्या जरूरत पड़ी, मुझे बताएं। आप जितने एडवांस हैं पॉलीग्राफिक की बात कर रहे हैं, आपके सीसीटीवी कैमरा तो वक्त के ऊपर आपको मिलते नहीं है, ठीक है। आपके स्टेट के सरकारी गवाह के अलावा कोई शरीफ आदमी तो आपकी तरफ से गवाह पेश होना पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। जजेस के साथ जो आप कर रहे हैं, आप आगे बड़े एडवांस पॉलीग्राफिक पॉलीग्राफिक पूरी दुनिया को बताने के लिए, अमेरिका और यूरोप को इंटरनेशनली थोड़ा सा कैंपेन चलाने के लिए कि इमरान खान का पॉलीग्राफी टेस्ट में हार्ट बीट इधर चली गई तो हार्ट बीट उधर चली गई, तो ये ग्राफ इधर चला गया, तो ये सब मेरे ख्याल में ये जेल में रखने के एक बहाने हैं। वो बयानिए के लिए, मगर ना 2 साल के बाद मीडिया से भी कोई गुफ्तगू की है खान साहब? मीडिया से भी बात उन्होंने की है, काफ़ी लंबी चौड़ी बात की है। 26वीं तरमीम, मखसूस नशिस्तें, फील्ड मार्शल के ऊपर भी उन्होंने, फील्ड मार्शल के ऊपर उनके बादशाह सलामत बन जाते या कोई इस तरह की बात इस तरह की बात ये अलीमा खान ने बाहर आकर जो बात की है कि वो फील्ड मार्शल की बजाय बादशाह सलामत या बादशाह ले लेते या इस तरह की बात जो है। लेकिन सच्ची बात है, मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो है ना हमारे, उनको किसी ओहदे की मोहताजी नहीं है। वो माशाल्लाह से बतौर आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल से भी ऊपर। अच्छा। ये तो सिर्फ एक मेरे ख्याल में ये भारत को सिर्फ जिसको कहते हैं ना टीज करने के लिए किया गया है, और भारत वाकई इस खबर के बाद भारत के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएगा, मोदी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि अब मैं अपने आर्मी चीफ के साथ क्या करूँ। बट एनीवे, और क्या गुफ्तगू क्या हुई? गुफ्तगू वही 26वीं तरमीम पे बात की। आज मखसूस नशिस्तों पे उन्होंने कहा कि जो तमाम पार्लियामेंटेरियंस है वह पहुँचे हैं, उन्होंने कहा जी एम्पायर बेशक दूसरी साइड का हो, आपने आखिरी गेंद तक लड़ना है और जीत हमारी होगी, और इस तरह करके सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने कहा है कि वो हम जो है वो, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का केस आपको पता है बड़े अहम मोड़ पे मरहले पे पहुंच चुका है। 9th मई के केसेस और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी उनको ब्रीफ किया है जो उनके वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, और इसके अलावा उनकी जो बहन अलीमा खान उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो वो फिर जाके जज साहब को कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरे ट्रायल में मेरी फैमिली को इजाज़त नहीं दी जा रही, और इस तरह करके सारी जो है वो जज साहब ने मुलाकात करा दी जाए। नहीं, वो मुलाकात आज क्योंकि प्रोसीडिंग आगे बड़ी नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इस इशू को रिजॉल्व करूंगा, जज साहब ने कहा, और 26 मई तक जो है वो अब केस का मजीद समाज जो है मुलतवी कर दी उन्होंने। चलें जी, अब मेरे ख्याल में अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमारी पार्लियामेंट में वैसे तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं, आज चर्च के सिगरेट का भी तस्करा हो गया है, और एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में कुछ PTA के चेयरमैन वो जनरल साहब हैं हफीज़ रहमान साहब, उन्होंने कई जो स्टैंडिंग कमेटी है, किस बारे में थी स्टैंडिंग कमेटी? इंफॉर्मेशन की थी शायद PTA के मेरा ख्याल है जो इसी तरह। एमएन वली साहब से उन्होंने कह दिया कि मुझे भी चर्च का सिगरेट दे दें, मतलब तासुर ये दिया जैसे एमएन वली साहब जो है ना वो चर्च पीते हैं। तो बजा तौर पे एमएन वली साहब का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त था, क्योंकि ये पार्लियामेंट है, ये बालादस्त है और आला तरीन आइनी इदारा है, फोरम है, जिसको हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती। वहाँ बैठ के एक जनरल साहब जो है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, एक मेंबर पार्लियामेंट, मेजर जनरल रिटायर्ड, मेजर जनरल है, जो भी होते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट के एक रुकन की तौहीन पूरी पार्लियामेंट की तौहीन है। तो
क्या हुआ फिर? अहमद वली साहब ने सुना आगे से बड़ी हाँ, अहमद वली साहब कह रहे हैं कि उनको कोई तरीके इस्तेहकाक लेके आएंगे और ये बड़ा काबिल मज़म्मत है और इस तरह नहीं होना चाहिए था और इस मामले को वो छोड़ेंगे नहीं। ये अहमद वली साहब ने बात की है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी कोई मशवरा कर लेते और सरदार याद सादिक साहब से भी मशवरा कर लेते, क्योंकि माजी करीब के दोनों ऐवानों के एक एक इवेंट में आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आपको बड़ा मशहूर याद है, वो मेरे ख्याल अक्टूबर का था जब पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया था पार्लियामेंट हाउस के अंदर से। तो थोड़ा अरसा पहले कहीं सरदार याद सादिक से पूछा 3-4 महीने बाद उस वाक़े के, उस वक़्त उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ, इंक्वायरी होगी, तहकीकात होंगी, कार्रवाई होगी, सारा कुछ। तो उन्होंने 3-4 कुछ अर्सा पहले कहा है कि किसी जवाब में पढ़ रहा था कहीं पे कि वो कुछ नहीं मिला हमें ना, रिपोर्ट में कुछ नहीं मिलता। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था और उसमें बाकायदा असम्बली के फ्लोर पे जो पार्लियामेंटेरियन उन्होंने पूरी बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि हम सरदार आजाद सादिक को कॉलें कर रहे थे, तो कॉल नहीं अटेंड हो रही थी कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा था। और जो सरदार यार सादिक साहब सादिक भी है ना जी, पार्लियामेंट में सादिक बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अमीन बैठे हैं। तो मैं चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा था, सेनेटर एजाज चौधरी, उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी होता है और बड़ा स्ट्रांग प्रोडक्शन आर्डर जारी करते हैं, उस पर अमल नहीं होता। और मुझे याद है कि वो उनके पप्पी हैं या कौन से उनके दूसरा भी प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ था, तो वो उनको लाया गया था, सेनेटर थे पीटीआई के। तो उन्होंने कहा था कि सबके अलावा, हाँ उनके अलावा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर कहा था कि अगर एजाज चौधरी को नहीं लाया जाता तो मैं भी यहाँ पे नहीं रुकूंगा। तो वहाँ पे रूलिंग जो है वो दी थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मेरा ख्याल है महीना हो गया। उन्होंने कहा मैं बड़ी स्ट्रांग रूलिंग दे रहा हूँ और ये मामला मैं पता नहीं प्रिविलेज कमेटी फलां कमेटी को भेज रहा हूँ और अब ये होगा और अब वो होगा। हम आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं और आज तक कुछ नहीं हुआ। ये ना, तो ये दोनों मैं ईवानों का कंपैरिजन रख रहा हूँ। तो अहमद वली खान साहब से पूछ लेना चाहिए उनसे कि यार कुछ करना है या मैं खुद ही खामोश हो जाऊँ। ये हालत है। मुझे तो ये डर है कि अहमद वली खान साहब कल ये ना कह दें कि यार मैं गलती मेरी ही थी, अगर 2 में से 1 पकड़ा देता तो क्या मेरे पास 2 थे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, जस्ट जोकिंग। लेकिन ये है कि बड़ा सीरियस मामला है और ये सियासतदान खुद जो हैं ज़िम्मेदार हैं अपनी बेतौकीरी के। इन्होंने ख़ास तौर पे जो स्पीकर हैं अयाज सादिक और जो सेनेट के चेयरमैन हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, इन लोगों ने समझौते किए हैं। और मुझे तो हैरानी है कि आपको याद होगा रज़ा रब्बानी साहब जो बड़े दबंग चेयरमैन सेनेट थे और इसमें कोई शक नहीं कि बाकी सबसे बहुत बेहतर थे, उनके दौर में भी सेनेटर नुमान वज़ीर के साथ सवात में फ़ौजी एहलकारों ने बदतमीज़ी की थी। उससे भी जो है हुआ क्या था कि रज़ा रब्बानी साहब ने एक दिन सेनेट के हॉल में आए और ऐलान किया कि मैंने आर्मी चीफ से बात की है इस मामले पे, और पूरा हॉल तालियां बज रही थी कि पता नहीं सेनेट चेयरमैन का आर्मी चीफ से फ़ोन मिलाना जो है कितने बड़े एजाज़ की बात है। और जैसे कि सेनेट का इस्तेहकाक, उन्होंने कहा मैंने बहात की है और मैंने शिकायत की है। और ये हाल है हमारा कि चेयरमैन सेनेट जो कि कायम मकाम सदर मुमलकत होता है, वो शिकायतें लगा रहा है आर्मी चीफ को, हालांकि पार्लियामेंट को तरीके इस्तेहकाक के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्योंकि आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ, तो ये अब रोज़ का मामूल बन गया, हर कोई आके MNAs और सेनेटर्स की तौहीन करता है। तो ज़्यादातर इसमें कसूर जो है हमारा और हमारे नुमाइंदों का भी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आज मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।